साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और सिर्फ बड़ा होने वाला ही है, इतनी सी बात नहीं है। बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और ये फैसला ऐसा होगा दोस्तों, जो भारत के न्यायिक इतिहास में बहुत बड़ा होगा, वाकई बहुत बड़ा होगा। इसका असर केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा, इसका असर राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा, इसका असर हर सत्ताधारी दल पर पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन की पार्टियां हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो। दोस्तों, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब ये ट्रंप वाली कहानी नहीं बता रहा मैं, वो तो अलग ही कहानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है दोस्तों, और जिस रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट संकेत दे रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे वास्तव में लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। और ये संकेत मिल चुके हैं। और इस बड़ा होने का एक नमूना हमको जो देखने को मिला दोस्तों, वो ये है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, आप जानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध या फिर ऐसे कोई भी मामले जो हम सब की नज़र में लगता है यार ये सही नहीं है, वहां कपिल सिब्बल या सिंघवी साहब नजर आते हैं। इन दोनों में भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक मतभेद देखने को मिला। और अगर सहज भाषा में कहें तो भीड़ पड़े, दोनों की राह अलग है। और तब जाकर मैं ये कहने को विवश हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होने वाला है। आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी कहानी आपके सामने रख रहा हूं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ गीत है, जन्मदिन की शुभकामना, ये गीत आप लोगों का ढेरों प्यार मिल रहा है दोस्तों। 17 सितंबर बेहद करीब है, आइए सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो दोस्तों साफ साफ जानता हूँ कि भले ही इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेसी मोदी जी को खूब गालियाँ देते हों, गालियों का शतक लगा देते हों, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति अपने जन्मदिन के लिए भी कभी कुछ नहीं कहता। मैं मोदी जी के जन्मदिन के लिए निश्चित रूप से आपसे कहता हूं, आइए हम सब मिलकर इस गीत के साथ सेलिब्रेट करें। कमेंट में पिंड भी कर दिया है, देखिएगा, बताइएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हो रही है दोस्तों। जरा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं। और इस बार तो संवैधानिक पीठ बैठी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। मैं जरा आपको एक ओवरऑल जानकारी देता हूं, क्या हो रहा है, क्या मामला है। थोड़ा पहले आप समझ लीजिए, पहले बैकग्राउंड आपको बताता हूं। बैकग्राउंड तो यह है दोस्तों कि 8 अप्रैल 2025 इसी साल तमिलनाडु वर्सेस केंद्र सरकार का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन, उन दोनों की पीठ ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया। और यह कहा गया कि उन्होंने तो संविधान में ही बदलाव कर दिया, संविधान बदल दिया उन्होंने। क्या फैसला किया था आप जानते हैं ना? सीधे राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश दे दिया कि आपको 3 महीने के अंदर पास करो, नहीं तो पास हो जाएगा। एक तरीके से पूरे संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करने की यह आरोप लगे। उसके बाद तो कितना बवाल हुआ आप जानते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे कि भैया ये सवाल, उन्होंने 143(1) के तहत जो अधिकार है संविधान में, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित की। कौन कौन है, नाम सुन लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंदूरकर। इसी में सुनवाई हो रही है।
अब वकील कौन है ये भी आप समझ लीजिए। जो वकील हैं दोस्तों, तमिलनाडु सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, पश्चिम बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल, कर्नाटक की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और हिमाचल प्रदेश की तरफ से एडवोकेट आनंद शर्मा। आप समझ गए होंगे, तमिलनाडु की तरफ से बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, यानी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बात कह रहा हूं। बाकी भी राज्य गए हैं, अभी आप छोड़ दीजिए, सुनवाई कई दिनों से चल रही है। लेकिन बीते कुछ समय में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आपको ये जानकर समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दिशा किस प्रकार से बदली है। इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें यह सवाल उठे हैं, क्या अदालतें संविधान का संशोधन कर सकती हैं? अभी तक तो बाहर के लोग पूछ रहे थे ना, अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है इनसे, क्या भैया हम संविधान संशोधन कर सकते हैं? कर दें। क्या हम राष्ट्रपति पे कंटेम्प्ट चला लें? राज्यपाल पर मानहानि का मुकदमा हम चला सकते हैं? जवाब दो। ये सिब्बल, सिंघवी सबसे पूछा गया, क्या हम सर्वे सर्वा हैं? हम इतनी बड़ी अथॉरिटी है? ये सारे सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, आप समझिए, और तब आपको समझ में आएगा। मैं एक एक करके उन सवालों की बारीकियों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ये मैं मानता हूं शुभ संकेत है दोस्तों, और इसीलिए मैं इस विषय को आप सबके सामने ला रहा हूं। बड़े ध्यान से समझिए हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट, चूंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने यह कह दिया कि आपको 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति राज्यपाल को साइन करना ही पड़ेगा, यही कहा ना। इसी पर तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया। अब ये सारे राज्य पहुंच गए, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, सिब्बल साहब भी हैं, कि हाँ भाई ठीक है, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं ये, अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति 8 अप्रैल के फैसले का पालन नहीं करते हैं तो क्या उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है? कितना बड़ा सवाल है। अभी तक बाकी लोग पूछ रहे थे, कोई नहीं चला सकता। यह संविधान में ही छूट है दोस्तों। आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो, अगर वो हत्या का भी दोषी हो, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कुछ हो ही नहीं सकता। यह संविधान में लिखा हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा, और सिर्फ राष्ट्रपति तो छोड़िए, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा कोई भी सजा दिए जाने के बाद राष्ट्रपति उसको खत्म कर सकता है, सिर्फ एक बोल के कि इसकी सजा माफ करते हैं, माफ हो जाएगी। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हम कंटेम्प्ट चला सकते हैं हम? जरा आप ही बताइए। तमिलनाडु सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यदि तय समय में निर्णय नहीं लिया गया तो विधेयक को मंजूर मान लिया जाएगा, जो कि असंवैधानिक काम हो चुका है एक बार। और इतना ही नहीं, सिंघवी ने यह कहा, सुनिएगा लाइन, अदालत के हाथ और कान इतने लंबे और शक्तिशाली हैं कि वे यह सुनिश्चित कर सके कि इसका पालन हो। मतलब आप सोचिए, सर्वोच्च अदालत को कहां पहुंचा रहे हैं? अरे भाई, संविधान की सीमाओं में ही बंधे होंगे ना। हम पूरा देश, पूरा सिस्टम, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सब संविधान से ही तो बंधे हैं ना। ये कह रहे हैं कि आप इतने लंबे और शक्तिशाली हैं कि आप सुनिश्चित कर देंगे। जो लिखा नहीं है उसकी बात हो रही है, आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों? विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के कुछ मामलों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए कार्य करने हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।
और 5 जजों की खंड संवैधानिक पीठ है, सीजेआई गवई हैं। क्या कहा आप सुनिए। यदि विलंब के व्यक्तिगत मामले हैं तो पीड़ित पक्ष राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालत निर्देश भी दे सकता है कि भाई करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्रवाई के लिए एक सामान्य सीमा निर्धारित करे जो संविधान में है ही नहीं। अरे भाई कोई केस हो, कुछ हो, उसमें दिख रहा हो नियत और तमाम चीजें, तो आप केस टू केस वेरी कर सकता है, लेकिन हम नियम बना दें, तब जाकर सिंघवी साहब क्या तर्क देते हैं सुनिए। कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके जाने की बार बार की घटनाओं को देखते हुए समय सीमा आवश्यक थी। माने राज्यपाल बार बार रोक रहे हैं तो समय सीमा तो जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनिए, मैं कोट अनकोट में ही पढ़ रहा हूं। क्या न्यायालय राज्यपाल द्वारा कार्यवाही न किए गए विधेयकों को स्वीकृत मान सकता है? मतलब राज्यपाल स्वीकृति ना दे, न्यायालय मान लेगा कि हां भाई ये सही हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या यह न्यायालय कोर्ट राज्यपाल के स्थान पर जाकर उनके पास मौजूदा तीनों विकल्पों पर विचार कर सकता है? राज्यपाल को संविधान में लिखा है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो या तो दोबारा भेजेगा, विचार करेगा, रिजेक्ट करेगा, या फिर राष्ट्रपति को देगा, जो भी उन्हें विकल्प दिए गए। तो अब क्या कोर्ट यह काम करेगा? बताइए, जो काम संविधान ने राज्यपाल को दिया है क्या कोर्ट करेगी? सिंघवी साहब ने क्या कहा सुनिए। यदि राज्यपाल और राष्ट्रपति को न्यायिक समीक्षा से छूट दी जाती है तो उनकी शक्तियों का क्षेत्राधिकार सीमा से बाहर हो जाता है। अनुच्छेद 200 की संरचना समय सीमा के अधीन है। राज्यपाल को एक उचित समय सीमा के भीतर निर्णय लेना होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। अलग अलग मामलों में अलग अलग तथ्यात्मक विचार हो सकते हैं। और पूछा उन्होंने कि सभी विधेयकों के लिए एक ही समय सीमा कैसे हो सकती है? भाई ठीक है, मान लिया यहां गड़बड़ हो रहा है, कोई गलत है, हम सुन रहे हैं, लेकिन सबके लिए हम समय सीमा बांध दें। सिंघवी साहब क्या कह रहे हैं सुनिए कि राज्यपाल जो बार बार काम कर रहे हैं इसलिए यह बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जो बात कहता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गौर करने योग्य है, जिसके बारे में इतना झमेला शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा साफ साफ पूछा कोट अनकोट में, एक सामान्य समय सीमा निर्धारित करना व्यवहारिक रूप से संविधान में संशोधन करने के समान होगा, क्योंकि अनुच्छेद 200 और 201 में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने कोई समय सीमा नहीं दी थी। वो चाहते तो दे देते कि हां भाई होगा, कोई तो दिया नहीं ना, और हम दे दें, समय सीमा निर्धारित कर दें। इसका मतलब क्या है? जस्टिस विक्रमनाथ कहते हैं कि समय सीमा निर्धारित करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या अदालत संविधान संशोधन कर देगी? आप सोचिए दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कि उस समय यह बात आई नहीं होगी कि भाई उचित समय क्या होता है। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूं दोस्तों। मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूं मैं। और मैं उस समय रामलाल आनंद कॉलेज इवनिंग में था। ये दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस में है। मैं टॉपर था, 63.2% पॉलिटिकल साइंस में लाया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं नॉर्थ कैंपस चला जाऊं, रामजस कॉलेज या किरोड़ीमल या हिंदू, जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। तो हमारे प्रिंसिपल ने दिया नहीं, भाई नहीं देंगे, हमारा टॉपर है, पहला व्यक्ति है जो फर्स्ट डिविजनर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसको तो हम नहीं जाने देंगे। बात इतनी बिगड़ गई कि मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में केस करना पड़ा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 की, सेकेंड ईयर में चला गया था मैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं देते हो?
तो उनका केस कमज़ोर था। हमारा जो रामलाल आनंद कॉलेज है, उनके तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे, ये आए नहीं, मतलब जो भी बातें हुई। तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो मैं बता रहा हूँ। उसने बताया हाई कोर्ट के ऑर्डर में कि प्लीज कंसीडर हिज केस सिंपैथेटिकली। तो मुझे तुरंत मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने वकील को कहा कि आप जज साहब से पूछिए कि भाई ये प्लीज कंसीडर हिज केस सिंपैथेटिकली, विनम्रता पूर्वक आप इनके केस को कंसीडर कीजिए, मतलब दे दीजिए। तो मैंने कहा ये तो 3-4 महीने से कंसीडर ही कर रहे हैं, मेरा तो पूरा साल ही बर्बाद कर देंगे, ये कब देंगे। तो उनको लगा हाँ यार ये तो 3-4 महीने से भटक रहा है, इसको तो दिया ही नहीं, तो ये तो अगले साल निकाल देंगे। तब उन्होंने कहा विदिन 3 डेज प्लीज कंसीडर हिज केस विदिन 3 डेज, और तब जाकर मुझे 3 दिन में माइग्रेशन मिल गया। तो इतना बड़ा मसला संविधान सभा में बहस हो रही होगी कि राज्यपाल उसे उचित समय में स्वीकृति दे, तो क्या उनको पता नहीं होगा कि ये उचित समय कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन समय सीमा में बांधा तो नहीं, ये भी नहीं लिखा कि 1 साल में करो, 3 महीने में करो या 3 दिन में करो, कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल पूछा कि क्या हम संविधान संशोधन कर दें। और इसी मुद्दे पर दोस्तों जब ये बातचीत हो रही थी ना, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों के तर्क अलग हो गए, दोनों चीजें अलग हो गई। जब ये बातचीत हो रही थी, डिबेट चल रहा था, लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे, तो तमिलनाडु सरकार के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कह रहे थे कि भाई एक ही मयान में 2 तलवार नहीं हो सकता। मतलब कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और उसके बाद वो कहते हैं, सिंघवी साहब बड़े गौर से सुनिएगा, कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को अपने संवैधानिक कार्यों के निर्वहन में कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है। यदि मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया तो ये रोक ही नहीं सकते। मतलब राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वास्तव में नहीं है, जरा सोचिए, बताइए। जस्टिस विक्रम नाथ कहते हैं सिंघवी की दलील के बाद कि राज्यपाल केवल डाकघर नहीं है बंधु, मतलब डाकघर यहां गया वहां पहुंच गया वो नहीं है। राज्यपाल केवल एक डाकघर नहीं है। अनुच्छेद 200 में निहित साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि वह राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए विधेयक भेजने में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और जस्टिस नाथ ने यह भी पूछा कि क्या राज्यपाल इस स्तर पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर विचार नहीं करते हैं। और तब जाकर कपिल सिब्बल कहते हैं कि हां, मैं इस मामले में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो तर्क दिया है उससे असहमत हूं। क्या कहते हैं, मैं जरा कोट अनकोट में कपिल सिब्बल की बात बताता हूं दोस्तों। जहां तक सहायता और सलाह का सवाल है, जब राज्यपाल के इसे वापस भेजने के अधिकार की बात आती है तो प्रावधान को पढ़ने से यह अंतर्निहित प्रमाण मिलता है कि राज्यपाल अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि यह केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हो सकता है। अब देखिए यहां यह बात समझिए भाई, आजकल तो अलगाववाद की भावना, मान लीजिए किसी राज्य ने यह कर दिया कि हमारे राज्य में दूसरे किसी राज्य का कोई आदमी घुस ही नहीं सकता, तो राज्यपाल तो रोक ही नहीं पाएगा। कोई राज्य घोषणा कर दे कि भाई हम भारत से अलग हो रहे हैं, तो राज्यपाल के पास तो कुछ रहेगा ही नहीं रोकने का, वो तो अलग हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको तर्क दे रहा हूं। तो भाई राज्यपाल को जो अधिकार दिया गया है कुछ सोच के ही ना दिया गया है। मगर आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की दिशा सही दिशा में जा रही है, बिल्कुल अलग है। जो 8 अप्रैल को फैसला 2 जजों की खंडपीठ ने दिया उससे बिल्कुल अलग है ये संवैधानिक पीठ जो कह रही है। और एक और बड़ा सवाल आया दोस्तों, आपको पता है ये जो 8 अप्रैल 2025 को फैसला आया था उसमें तमिलनाडु सरकार अनुच्छेद 32 के तहत गई थी।
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जो एक तरीके से रक्षक अनुच्छेद है। मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट किसी का उल्लंघन होता है तो इसमें यह अधिकार है कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे हार्ट एंड सोल कहते थे संविधान का। अब यह हम आम लोगों के लिए दिया गया है, तमिलनाडु सरकार ने यूज करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। जो आम नागरिक के लिए है वो राज्य सरकार को अधिकार दे दिया। अब वो पहुंच गई, उस पर फैसला भी आ गया। जो फैसला आया वो संविधान को ही पलट दिया उसने। इस मुद्दे पर भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भाई अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकार का हिस्सा है वो राज्य सरकार के लिए नहीं है, वो आम लोगों के लिए है। राज्य क्या मौलिक अधिकार होगा भाई, उसके लिए अलग कानून है। फिर तो सारे राज्य घुसते चले जाएंगे भाई। राज्य और केंद्र का विवाद हो तो उसके लिए तो अनुच्छेद 131 है। आप सोचिए। और उन्होंने एक काल्पनिक उदाहरण दिया कि मान लीजिए किसी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, स्थानीय पुलिस असफल हो जाए, तो क्या केंद्र सरकार अनुच्छेद 32 के तहत पैरामिलिट्री बल भेज सकता है, मांग कर सकता है कि भैया मेरा अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार मेरा हनन हो रहा है? केंद्र सरकार का कई बार हो चुका है ना कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बंगाल में प्रधानमंत्री की फ्लाइट नहीं उतर पाई, तो मौलिक अधिकार का तो हनन हो गया सरकार का। तो भेज दे, मौलिक अधिकार है जी मेरा। अरे भाई हर चीज के लिए अलग चीज है। तो ये मुद्दा भी उठा है दोस्तों। देखिए अभी तो इसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, जिस दिशा में ये सुनवाई आगे बढ़ रही है उसके बहुत ही बड़े परिणाम आने वाले हैं। और जो संकेत मुझे दिख रहे हैं वो साफ साफ इशारा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। और ये चूंकि संवैधानिक पीठ है तो इससे सारी समस्याओं का हल हो सकता है, हो जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपकी क्या राय है दोस्तों? ज़रूर अपनी राय से अवगत कराइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर हमने जो गीत तैयार किया है उसे ज़रूर सुनिए, सुनाइए और खूब सारा रील भी बनाइए। लोग तो आजकल रील भी बनाते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।